हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। कुछ लोग सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ यूजीसी नेट की और कुछ लोग बिहार के लिए रेडी होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका ना तो यूजीसी नेट है, ना ही सेमेस्टर एग्जाम्स है, बिहार भरा नहीं था और या तो फिर देने जा नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके लिए मैं हूँ और आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है। आपको मेरे वीडियोस देखने हैं और अपनी पढ़ाई साथ में कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अभी आपको एमपी देना है, 21 में यूपी आएगा, राजस्थान आएगा और भी काफ़ी एग्जाम्स अवेटेड हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ये लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर जो बेसिक टिप्स रिक्वायर्ड होती हैं प्रिपरेशन के लिए मैंने वो सब बताई हैं। स्पेशली 3 वीडियो, बेयर एक्ट वाला, इम्पॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स लॉ के लिए, जीएस की स्ट्रैटेजी और ओवरऑल स्ट्रैटेजी। जीएस और ओवरऑल वाली मैंने एक ही वीडियो में बताई है, तो वो आपके लिए ज़्यादा कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि उससे आपकी तैयारी करना ईजी हो जाएगा। और प्लीज सारे वीडियोस एंड तक देखा करिए, तभी आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा। ये वाला वीडियो भी प्लीज एंड तक देखिएगा। गाइस, हम आज से लॉ सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उससे डील करेंगे। तो हम सबसे पहले आज कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीएम्बल से शुरुआत करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में प्रीएम्बल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये तो मेंस में आता ही नहीं है। लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हालांकि प्री में भी इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन होता क्या है कि प्रीएम्बल को हम इग्नोर मार देते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। इसमें जो 42nd अमेंडमेंट से वर्ड्स ऐड हुए थे वो इम्पॉर्टेंट है। और 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो एलएलबी पास हो जाते हैं और उनको ये तक नहीं पता होता है कि 42nd अमेंडमेंट से इसमें कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे। कन्फ्यूजन रहती है हमेशा, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। कुछ ऐसे होंगे जिनको अपना प्रीएम्बल याद भी नहीं होगा। याद छोड़िए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह जो मेन चीज़ें हैं, जिनको हम इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं प्रीएम्बल के, वो भी नहीं पता होंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर प्रीएम्बल। और बिना प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करना अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले प्रीएम्बल पे वीडियो बनाते हैं। तो प्रीएम्बल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब जिसमें प्रीएम्बल आपका पूरा ओवरऑल कंसाइज है। तो एक तो हो जाता है कि सोर्स, ठीक है, कि हमारा प्रीएम्बल का सोर्स क्या है, ये किसको पावर देता है। दूसरी चीज यहाँ पर आ जाती है कि नेचर, ठीक है, अभी हम ऐसे बात कर रहे हैं, फिर अभी हम डिटेल में बताएंगे। नेचर की बात करता है कि इसका नेचर है कैसा, फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है, एंड टू द लास्ट ये बात करता है डेट ऑफ द एडॉप्शन की, ये किस दिन अडॉप्ट हुआ था। तो 26th डे ऑफ नवंबर जो लास्ट में लिखता है, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, इस दिन ये अडॉप्ट हुआ था। और ये इसी के साथ साथ और भी ऑपरेटिव आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो अडॉप्ट हुए थे। हालांकि फोर्स में कब आया था, ये हमारा 26 जैन 1950 को आया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको हम ऑब्जेक्टिव हमारे प्रीएम्बल का कह सकते हैं। तो वो आ जाता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, सॉवरेन का अगर हम थोड़ा थोड़ा कंसाइज में इसका मीनिंग इन सबका देख लेते हैं, डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक या फिर पॉलिटी की लक्ष्मीकांता प्रेफर कर सकते हैं। सॉवरेन की अगर हम बात कर लें तो सॉवरेन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारी इंडिया है वो ना ही किसी नेशन की डिपेंडेंसी पर है और ना ही वो किसी नेशन की डोमिनियन है, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो अपने अफेयर्स खुद मैनेज करती है। फिर सेकेंड अगर हम बात करें सोशलिस्ट की, तो सोशलिस्ट तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिस्ट कंटेंट देखने की बात करें तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलता है, यानी कि चैप्टर 4 में। उसके अलावा जो हमारा इंडियन ब्रांड है सोशलिज्म का, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। मतलब इसका ये एम लेके चलता है कि इसको पॉवर्टी एंड करना है, इसको डिजीज खत्म करनी है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को हमारे यहाँ से खत्म करना है। सेक्युलर की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि स्पेसिफिकली सेक्युलर मेंशन नहीं था 42nd अमेंडमेंट से पहले, लेकिन हुआ क्या कि हम क्या कह दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर स्टेट की बात नहीं होती है, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, तो आर्टिकल 25 to 28 जो बात करता है राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन की, वो प्रोवाइड करता है सेक्युलर स्टेट को, जिसमें कि हमारा कहता है कि आपको एक ऐसा स्टेट एस्टैब्लिश करना है जिसमें हमारी कंट्री के जितने भी रिलीजन्स हैं उनको एक सेम स्टेटस मिलेगा और
स्टेट से प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट में कुछ नहीं कह रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में बोल रहा है। फिर नेक्स्ट वर्ड पे अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक आता है। तो डेमोक्रेटिक हमें पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यही ये एक डॉक्ट्रीन है, पॉपुलर सॉवरेनिटी पर बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम पावर है वो लोगों को है, इसीलिए जो स्टार्ट होता है प्रीएम्बल वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से होता है, यानी कि प्रीएम्बल का जो सोर्स है वो पीपल ऑफ इंडिया है, और इसीलिए हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाता है, और इसीलिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी अगर देखा जाए तो दो तरह की होती है, एक होती है मोनार्की और एक होती है रिपब्लिक। तो हमारा स्टेट जो है वो रिपब्लिक स्टेट है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि इंडिया में एक इलेक्टेड हेड होगा जो कि प्रेसिडेंट होगा, और वो प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि जो रिपब्लिक होता है तो उसमें हेड ऑफ द स्टेट हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है एक फिक्स टाइम के लिए। जस्टिस की बात करें तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे बेसिकली इंटरव्यू में भी ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी जस्टिस की बात करता है। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल की बात करता है। अब पूछ सकते हैं भाई सोशल जस्टिस से आप क्या समझते हैं। तो सोशल जस्टिस में तो सीधे सीधे आ जाता है कि आपको सारे सिटीजन्स का इक्वल ट्रीटमेंट करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, सेक्स, रिलीजन एक्सेट्रा। पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो भाई आप पॉलिटिकल इक्वलिटी मेंटेन रखेंगे, मतलब सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगी, सबके पास इक्वल एक्सेस होगा पॉलिटिकल ऑफिस का, और इक्वल वॉइस होगी गवर्नमेंट में। फिर एक रह जाता है इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इक्वालिटी जरूरी है, ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी, इनकम, इन सब चीजों पे अगर हम ध्यान रखें तो यहाँ पर जस्टिस होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इनइक्वालिटी यहाँ पर एबॉलिश करना बहुत जरूरी है। लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी है तो मतलब इसका कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट के साथ एक इंडिविजुअल अपनी सारी राइट्स को इंजॉय कर सकता है, और साथ ही साथ ये इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी के डेवलपमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये एक रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। इसलिए जो लिबर्टी है ये एब्सोल्यूट लिबर्टी ना होके ये बात करती है हमारी क्वालिफाइड लिबर्टी की। इक्वालिटी आता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ सेक्शन को प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज सारे इंडिविजुअल्स को होगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हम अपने आर्टिकल 14 में देखते हैं। लेकिन कुछ ग्राउंड्स पर किया जा सकता है, ये भी हमें देखने को मिलता है 15 वगैरह में। फिर उसके बाद आता है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी में आता है फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रैटर्निटी का मतलब आ जाता है एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड। आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा होगा, उसमें हमको एक क्लॉज मिलता है 51A में, जिसमें है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हमारी बात करता है फ्रैटर्निटी की। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रैटर्निटी की फीलिंग को प्रमोट कर रहा है तो वो है सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू, डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, तो इस तरीके से आ जाता है। दूसरा हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी में ही बात करता है कि टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस जो कि डेरोगेटरी हैं। फिर बात करता है एक और चीज की कि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली कहा जाए तो ये जो लास्ट चीज है फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये बेसिक चीजें हो गई जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि प्रीएम्बल, जो कि हम बोल भी चुके हैं कि प्रीएम्बल का सोर्स क्या है, मतलब ये सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और प्रीएम्बल मेंशन किसको करता है, वो मेंशन यहाँ पर करता है पीपल ऑफ इंडिया का, क्योंकि उनको अडॉप्ट कौन कर रहा है, पीपल ऑफ इंडिया। उनको इनैक्ट किसने किया है, पीपल ऑफ इंडिया ने, और वो खुद को ही देते हैं ये सो कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर जो दी गई है वो पीपल ऑफ इंडिया है। यहाँ पे विल किसकी वर्क कर रही है, पीपल ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट 42nd अमेंडमेंट 1976 से मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कौन कौन से वर्ड हुए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर है उसको ऐड किया गया था। यूनिटी ऑफ द नेशन को
अमेंड करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया। और ये कैसे किया गया? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर आर्टिकल 368, इसके चलते इन्होंने अमेंड किया था। अब मैं ये प्रीएम्बल का जो टॉपिक ले रही हूँ वो मेन इसी वजह से, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर प्रीएम्बल से पूछा जा रहा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे, या फिर पूछा जा सकता है कि ये वर्ड्स कौन से अमेंडमेंट से आए थे। आप सबसे ज्यादा देखेंगे 2018 का पेपर आप देखिएगा तो एजम्पशन और स्टेटमेंट्स वाले बहुत रीजंस वाले ये आ चुका है फॉर्मेट इनका। तो वो 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जस्टिस 4 दे देंगे, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और एक और लिख देंगे। तो आपको क्या बताना है कौन सा नहीं बात करता है प्रीएम्बल। इसी तरह इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी है 2 और डाल दिया, या एक साथ 4-5 लिख दिए कौन सी नहीं बात करता है। तो इसलिए प्रीएम्बल याद करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यह इंपॉर्टेंट है। फिर वही ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में हमने बात कर ली, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। दूसरा आ जाता है कि एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल सेट आउट करना है। अच्छा, मैं पढ़ा इसलिए भी रही हूँ प्रीएम्बल क्योंकि एन.ए. पालकीवाला जी ने कहा था जो प्रीएम्बल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक आइडेंटिटी कार्ड है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का बेस क्या है, वो कहाँ से एक पहचान अपनी लेके आता है, तो वो हमारा प्रीएम्बल है। इस वजह से आपको कॉन्स्टिट्यूशन जानने के लिए आपको प्रीएम्बल जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि और क्वेश्चन भी आपको आएगा। तो अगर हम देखें सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, तो उसमें जस्टिस माधलोकर जी ने कहा था कि प्रीएम्बल रिप्रेजेंट करता है क्विंटेसेंस, मतलब इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। फिलॉसफी है, आइडल्स है, सोल है एंड स्पिरिट है एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। सेम गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जस्टिस सुब्बा राव ने कहा कि प्रीएम्बल में हमको आइडल्स एंड एस्पिरेशंस की एक नटशेल देखने को मिलता है। इसी तरह से आप काफी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिलेंगे, जस्टिस के मिलेंगे, आपको जूरिस्ट के मिलेंगे, आपको एक्सपर्ट्स के मिलेंगे। मतलब आपको हर जगह प्रीएम्बल को लेके आई गेस अनगिनत स्टेटमेंट्स हैं। आपको सब नहीं पढ़ना है, और पहले ट्रेंड था भी थोड़ा इन सबको पूछने का, लेकिन अब इतना पूछा जाता नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे ले नहीं रही हूँ। लेकिन वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या आपको क्वेश्चन जहाँ जहाँ मिले आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है कि क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रे बरूबरी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स जो 1960 का हमारा है, उसमें कहा गया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही वो किसी सब्सटैंटिव पावर का सोर्स है, और उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती में कहा 1973 में कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको क्योंकि ये पार्ट है तो इसको हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है। अब ये बेसिक फीचर वाला तो रोल आप लोग समझ रहे होंगे, क्यों बेसिक फीचर को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है जो केशवानंद भारती में लेट डाउन हुई थी, उसके चलते ये चीज डिसाइड हुई थी। तो वो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, उसमें हम इन चीजों से डील करेंगे। तो यही केशवानंद भारती में कहा गया, और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो भी नोबल विजन प्रीएम्बल में एक्सप्रेस्ड है, आपको उसी हिसाब से इंटरप्रेट करना है, आप अपने हिसाब से नहीं समझ सकते हैं। इंटरप्रिटेशन इन द सेम वे एज इट इज प्रोवाइडेड, इट इज वेरी एसेंशियल। फिर अगर बात करें क्यों, क्योंकि एडिफिस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब जो बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इन्हीं फीचर्स पर बेस्ड है, और अगर उनको हम रिमूव कर देते हैं तो वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह जाएगा। जो अमेंडिंग पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती है इस तरह से कि वो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का जो अस्तित्व है वो उसको ही खत्म कर दे। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। वही बात हो गई जो हमने करी। तो ये सारे केसेस आपको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ने को मिलेंगे। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको बता दूं, और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे जरूर जाना है। आपको ये टॉपिक देखना है अभी ये वीडियो, उसके बाद आप जो है जाके पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, और फिर आप सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड थोड़े देखने को मिलेंगे, एजम्पशन और रीजंस वाले भी मिल सकते हैं आपको,
उसके अलावा आपको अमेंडमेंट ज़रूर इसमें पढ़ना है, ये कब अडॉप्ट हुआ है, कब इनैक्ट हुआ है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। मीनिंग जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनके जो मीनिंग मैंने बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए। बस इतना ही इम्पोर्टेंट। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जान सकें, पढ़ सकें, और हम फिर नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट लेके आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।